हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 19 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। और लेक्चर के दौरान मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देता हूं उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन की बात मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, उसके बाकायदा प्रूफ भी देता हूं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले यहां पर जो मैंने टॉपिक्स आपके कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले जो टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे यूपीपीसीएस में, राइट। क्योंकि यहां पर हर एक सोर्स से मैं न्यूज को आपको कवर कराता हूं, हर एक टॉपिक आपका करंट अफेयर्स का यहाँ पर कवर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, पूरी फुल फ्लेज चीजें आपकी यहाँ पर कवर कराई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि आज पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये टॉपिक्स हैं जिसको आज अपन डिस्कस करेंगे। एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि पीडीएफ पेड पैकेज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको दिया जाता है, रिवीजन के लिए आपको मंथली मैगजीन मिलती है। इसका अगर आपको सैंपल देखना है कि कैसी क्वालिटी होती है इसकी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल का वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है। एक ऑफर भी है, आप ऑफर भी चेक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और पीडीएफ पेड पैकेज को कैसे ज्वाइन करना है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है पूरी, तो आप पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और फीस पेमेंट करने के लिए ये क्यूआर कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी यूपीआई आईडी भी दी हुई है और अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, उसके थ्रू भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, राइट। फीस पेमेंट आप करिएगा, विद इन 24 आवर्स आपको जो है वो ऐड कर लिया जाएगा। और कोई भी अगर समस्या आती है पेड पैकेज से रिलेटेड, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नंबर है 9713282838। इस नंबर पर याद रहे कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो गाइस टेलीग्राम का अपना एक चैनल भी है और डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक दी हुई है। तो चलिए आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। पेपर 1 की पहली न्यूज से स्टार्ट करेंगे। गाइस, बात करेंगे सिमेरू ज्वालामुखी के बारे में, सिमेरू वॉल्केनो के बारे में। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिमेरू वॉल्केनो कहां पर लोकेटेड है, तो आपको इंडोनेशिया ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया के आप ऊपर साइड जाओगे तो इंडोनेशिया आपको ये आइलैंड दिखाई देगा, इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहीं पर ही है सिमेरू ज्वालामुखी। जावा सी के नजदीक ये सिमेरू ज्वालामुखी हमें देखने को मिलता है। तो थोड़ी सी लोकेशन आप लोग को ध्यान में रखनी है। सिमेरू वॉल्केनो, सिमेरू ज्वालामुखी अभी रिसेंटली फटा है, इरप्ट हुआ है, दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में था। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रोविंस में ये हमें देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली जो ज्वालामुखी फटे हैं इंडोनेशिया में वो है मेरापी ज्वालामुखी जो जावा में है, और सीनाबंग ज्वालामुखी जो कि सुमत्रा में हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऐसी चीजें लोकेशन वाइज आपसे पूछी जा सकती हैं और अक्सर इसी प्रकार की चीजें आती हैं कि बताइए कि ये फलाना ज्वालामुखी कहां पर है, चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं ना प्रीलिम्स में, तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा सा लोकेशन ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है। सिमेरू ज्वालामुखी की थोड़ी सी बात करें तो उसको द ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। जावा का सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट ज्वालामुखी ये हमें देखने को मिलता है और वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव है, यानी कि एक्टिव जो ज्वालामुखी है उनमें से एक ये हमें नजर आता है। आखिरी बार ये फटा था दिसंबर 2019 में। और इंडोनेशिया के बारे में एक फैक्ट याद रखना है, इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है गाइस जहां पर पूरे दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज जो जहां पर पाए जाते हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो पूरे दुनिया भर में एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो इंडोनेशिया में हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर सेस्मिक एक्टिविटीज भी होती है। सेस्मिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है, यहां पर भूकंप वगैरह आता है, अर्थक्वेक वगैरह हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो क्षेत्र है हम लोग को यहां पर नजर आता है। यहां पे आप देखोगे इस एरिया पर पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहां पर ऐसे एरिया, क्योंकि धरती पूरी गोल है ना तो ये इससे तरह चला जाता है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हम लोग को इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहां पर सबसे ज्यादा सेस्मिक एक्टिविटीज होती है। क्यों सेस्मिक एक्टिविटीज होती है, तो आपको प्लेट्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के अंदर आपका टॉपिक है टेक्टोनिक प्लेट्स का, राइट। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब ये प्लेट आपस में टकराती है तब क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है। और इन्हीं प्लेट्स के होने के कारण, टेक्टोनिक प्लेट्स के होने के कारण यहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। अब देखो बकायदा ये वाला क्षेत्र देखो इंडोनेशिया का, आप यहां पर ये जो पूरा यूरेशियन प्लेट आपको दिखाई दे रही है, यूरेशियन प्लेट, कर्सर को देखते चलना, ये देखो ये पूरी आ रही है यूरेशियन प्लेट, और नीचे वाली जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है
ये इधर से मैंने ये अटैच किया, और ये पूरी जो आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी प्लेट है, ये पूरी यहां तक, ये पूरी यहां तक, ये कौन सी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो टकरा रही है किससे, ये इससे, ये ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये टकरा रही है एक दूसरे के साथ यहां पर। और जहां पर भी ऐसी प्लेट्स जो है वो टकराती हैं तो वहां पर वाइब्रेशन होता है, अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है, राइट। और धरती के नीचे आप जानते हैं गाइस, धरती के नीचे मैग्मा हम लोग को देखने को मिलता है, और फिर वो ऊपर आता है, राइट। फिर वो बाहर जब निकलता है माउंटेन से, ज्वालामुखियों से, तो फिर वो लावा के तौर पर हमें नजर आता है। तो धरती के नीचे से ये जो निकलेगा वो तभी निकलेगा ना जब दरार होगी, तो ये प्लेट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसी के कारण ये निकल रहा है। तो एक वजह ये भी है कि यहाँ पर ज्वालामुखी होने की, वॉल्केनोज वगैरह होने के, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए रिंग ऑफ फायर के बारे में स्पेशली। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये प्लेट्स की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, पैसिफिक प्लेट के बारे में पता होना चाहिए, यूरोशियन प्लेट के बारे में पता होना चाहिए, फिलीपीन प्लेट हम लोग को यहाँ पर नजर आती है, इंडियन प्लेट यहाँ पर है, राइट, अफ्रीकन प्लेट। तो ये सब प्लेट्स वगैरह के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, कोकोस प्लेट, तो ऐसी चीज जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, राइट, स्पेशली लोकेशन वाइज चीजों के बारे में। तो जब आप टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ोगे तब आपको जो है वो और डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि जनरल स्टडीज का एक सेपरेट टॉपिक है टेक्टोनिक प्लेट्स का। होपफुली शायद आप लोगों ने पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा होगा तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ना ही है, राइट। इसके अलावा बात करें थोड़ी सी सिमेरू वॉल्केनो के बारे में, तो ये आइलैंड आर्क्स का पार्ट है, और ये बनते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जब सबडक्शन होता है, सुंडा प्लेट में हमें नजर आता है, जो कि यूरोशियन प्लेट की पार्ट है, जो मैंने भी आपको समझाया था ना, ये यूरेशियन प्लेट, यहीं पर ये वाली चीज मैंने आपको दिखाई थी कि यहां से यूरेशियन प्लेट हमें देखने को मिलती है, और यहीं से ही आप देखेंगे तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमें नजर आती है। ये क्या हो रही है, आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रही है, राइट। तो यहां पर एक सुंडा प्लेट हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसका सबडक्शन हम लोग को यहां पर नजर आता है, जो कि यूरेशियन प्लेट की एक पार्ट है, और यहीं पर ये एक सुंडा ट्रेंच है। अब ट्रेंच क्या होता है, तो ट्रेंच के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, ये वाला, ठीक है। आप देखो, ये समुद्र के नीचे जा रहा है पूरी जमीन जो है, लैंड जो है वो समुद्र के नीचे हम लोग को जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है वो सी सरफेस का, समुद्र का है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, तो ये वाला जो एरिया है इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। यहां से स्लोप्स आ रही है, नीचे स्लोप जा रही है, समुद्र के नीचे जा रही है ये, राइट। तो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाती है, और यहां से ये ऊपर आ रही है, इसलिए इसको कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं, राइट। और एबिसल प्लेन ये हम लोग को नजर आती है। फिर इस प्रकार का समुद्र में ऐसा कोई डीपेस्ट पॉइंट या गड्ढा जो हम लोग को दिखाई देता है इस प्रकार से, तो उसको ओशियानिक ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। देखो, वॉल्केनिक आइलैंड ये आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये है ओशियानिक ट्रेंच। तो वैसे ही यहां पर इसी क्षेत्र में जहां पर ये अभी हम लोग को वॉल्केनो देखने को मिला है, सिमेरू वॉल्केनो, तो यहीं पर ही एक सुंडा ट्रेंच भी हम लोग को नजर आता है, ठीक है, सुंडा ट्रेंच, ठीक है, क्योंकि सुंडा प्लेट के पास ये ट्रेंच है, ये गड्ढा हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऐसे ही आप मुझे एक चीज बताएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कि जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, हम लोग ट्रेंच बोलते हैं ना, कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है वो कहां पर है, पहली चीज तो आपको ये बताना है। और सबसे डीपेस्ट पॉइंट को ट्रेंच बोलते हैं, कौन से ओशियन पे है वाला ट्रेंच, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर लिखकर बताइए, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और मेरे ख्याल से ट्रेंच के नाम से आप समझ भी गए होंगे वो क्या है। सबसे डीपेस्ट ट्रेंच, उसका आपको नाम बताना है, सबसे डीपेस्ट यानी कि जो पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है ओशियन है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट, तो उसका आपको नाम बताइएगा आप, और कौन से ओशियन पे वो डीपेस्ट पॉइंट है, तो वो भी आपको जरूर बताना है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। और ये जो सुंडा ट्रेंच है, ये जावा ट्रेंच का मेजर सेक्शन के तौर पर हम लोग को नजर आता है, राइट। इसके अलावा देखो, आपको ये भी पता होगा, एक नॉलेज होगी आपको कि ये प्लेट जो होती है वो आपस में मूव भी करती हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन है, ये जनरल स्टडीज पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये सब चीजें कवर करते हुए चलना है, राइट। प्लेट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये प्लेट्स क्यों हमें देखने को मिलती है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स में ये सब टॉपिक है। आपको क्या पता, आपसे सुमेरू वॉल्केनो में इंटरेस्टेड ना हो यूपीएससी पूछने में या स्टेट सिविल सर्विसेज, बट आपसे ये ट्रेंच के बारे में पूछने की, ट्रेंच बताइए, ट्रेंच कहां पर है, ये फलाना सुंडा ट्रेंच, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। रिंग ऑफ फायर की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, रिंग ऑफ फायर के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो ऐसी तैयारी होती है सिविल सर्विसेज की, कि करंट अफेयर्स के अंदर से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो जनरल स्टडीज पर्सपेक्टिव से काम की है, वो सब चीजों का एक अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए, राइट। इसके अलावा वॉल्केनो के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है कि वॉल्केनो जो है वो क्यों इरप्ट होते हैं, राइट, क्यों फटते हैं वॉल्केनो, तो उसके बारे में पूरे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए मैंने जनरल स्टडीज पर्सपेक्टिव से, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट कहां पर मिलेगा, 14 अगस्त के लेक्चर में, 14 अगस्त के लेक्चर में 10 मिनट 25 सेकंड पे मैंने पढ़ाया हुआ है। उस समय माउंट सीनाबंग फटा था, तो देखो अभी अपन ने बात करी थी ना माउंट सीनाबंग के बारे में, वॉल्केनो सीनाबंग के बारे में, ये देखो ये सीनाबंग वॉल्केनो, तो इसके बारे में मैंने आपको अगस्त में पढ़ाया था, राइट। तो अगस्त में आप सर्च कीजिएगा, यूट्यूब का जो अपना सर्च कॉलम है ना, वहां पे लिखिएगा 14 अगस्त 2020,
उसके आगे लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष, ठीक है, ये कमलाक्ष, स्पेलिंग सही लिखना। और जो भी आपकी सर्च लिस्ट में सबसे पहला वीडियो आएगा वो यही वाला वीडियो होगा। इस वीडियो के 10 मिनट 25 सेकंड पे ये टॉपिक शुरू हो जाएगा। इस टॉपिक को पूरा देख लेना। इस टॉपिक में मैंने वोल्केनोज के बारे में भी काफी डिटेल में चीजें एक्सप्लेन की हुई है, राइट। अब पेपर 1 से रिलेटेड एक ही टॉपिक था, अब अपन पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बात हो रही है केवाड़िया के बारे में, केवड़िया के बारे में, राइट। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली हरी झंडी दिखाई है 8 ट्रेनों को जो कि कनेक्ट कर रही हैं केवाड़िया के साथ, राइट, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें देखने को मिलता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो केवाड़िया के पास है और यहीं से ही 8 ट्रेनें जो है वो कनेक्ट करेंगी। ये कौन सी एरियाज है, हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी चाहो तो देख सकते हो। दादर केवड़िया, वाराणसी जंक्शन केवड़िया, रीवा केवड़िया, हजरत निजामुद्दीन केवड़िया, केवड़िया प्रतापनगर केवड़िया, अहमदाबाद केवड़िया, चेन्नई केवड़िया। तो ये 8 ट्रेनें जो है वो अभी लॉन्च, मतलब वो हरी झंडी दिखाई है, शुरू की गई है, राइट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कनेक्ट करने के लिए। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था। अब बहुत ध्यान से सुनना, ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में अपन बात करेंगे। ये एग्रीमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, मई मंथ में मैंने कवर कराया था, बट वो काफी टाइम हो गया है, तो अभी फिर से ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में मैं आपको बताता हूं। रशिया ने अनाउंस किया है कि वो ओपन स्काईज ट्रीटी को छोड़ रही है। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अनाउंस कर दिया था ओपन स्काईज ट्रीटी को छोड़ने के लिए। और ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है, तो ये एक एग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। 30 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत जो पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, यानी ये कंट्री के जो मेंबर्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरी कंट्री के किसी भी पार्ट में फ्लाई कर सकते। उनकी अनआर्म्ड फ्लाइट्स को, यानी कि उस फ्लाइट्स वगैरह में, यानी कि अनआर्म्ड फ्लाइट्स होनी चाहिए, यानी कि उस पर कोई वेपन वगैरह नहीं होना चाहिए, तो ऐसी फ्लाइट्स वगैरह जो है वो फ्लाई की जा सकती है एक दूसरी कंट्रीज के ऊपर से। इसको आसान भाषा में मैं समझाता हूं, ये ट्रीटी कहती क्या है, ठीक है। ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, ठीक है। ये कंट्री इस कंट्री में जाकर, यानी कि प्लेन इस कंट्री से उड़ेगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर वो प्लेन घूमेगा और वापस आ जाएगा, या फिर इसको कहीं और जाना है तो इसके ऊपर से जाकर चला जाएगा। तो आपको एक चीज तो पता होगी गाइस कि किसी भी कंट्री का एयर स्पेस जब यूज करना होता है, उस कंट्री के ऊपर से किसी प्लेन को निकलना होता है, तो उस कंट्री को पैसे देने होते हैं। ये बात तो शायद आपको पता होगी कि जो एयरलाइंस कंपनीज वगैरह जो होती हैं वो क्या करती हैं, अगर उनको एक कंट्री के ऊपर से निकलकर जो है वो अपना रास्ता तय करके दूसरी जगह जाना है, तो एक कंट्री के ऊपर का एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। पता होगा, शायद नहीं पता तो अभी जान लो, राइट। तो इस ट्रीटी में क्या होता है, ये ट्रीटी इकोनॉमिक सेंस से रिलेटेड नहीं है, ये ट्रीटी मेनली स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये ट्रीटी का प्रपोजल 1955 में पहली बार रखा गया था यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट के द्वारा, ड्वाइट के द्वारा, राइट। और ये किस पर्पस के लिए रखा गया था, कोल्ड वॉर के समय पर। आपको पता है कि यूएसए और यूएसएसआर, यानी कि उस समय जो सोवियत यूनियन, रशिया जो हमें देखने को मिलती है, तो उनके बीच में इशू काफी ज्यादा चल रहा था, टेंशन काफी ज्यादा था। तो उस टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए प्रपोजल इसका रखा गया था। फिर फाइनली ये एग्रीमेंट 1992 में साइन हो गया था नाटो के मेंबर्स के बीच में और वार्सा पैक्ट कंट्रीज के बीच में, यानी कि सोवियत यूनियन यूएसएसआर के बीच में, राइट। और फिर ये शुरू हो गया था 2002 से इफेक्ट में आ गया था ये। और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की प्लेयर हैं और एक नॉन रेटिफाइंग मेंबर किर्गिस्तान हमें देखने को मिलता है। नॉन रेक्टिफाइंग मेंबर मतलब कि इसने ट्रीटी को साइन कर दिया बट अभी लागू नहीं किया, रेक्टिफाई नहीं किया, राइट। तो ये बेसिकली शांति क्रिएट करने के लिए था। अब कैसे, कोल्ड वॉर के समय पर शांति क्रिएट करने के लिए, जैसे कि ये यूएसए है, जैसे कि ये रशिया है। यूएसए की एक फ्लाइट जो है वो रशिया के पास से आकर गुजर गई, ठीक है, वापस चली गई, तो इसमें क्या हुआ, रशिया टेंशन में आ गई। अब अगर यूएसए की कोई पैसेंजर फ्लाइट यहां से निकल रही है, ठीक है, और एक बार ऑलरेडी यूएसए की कोई फ्लाइट जो है वो इस प्रकार से रशिया से जाकर निकल चुकी है, उसके 30 मिनट बाद एक कोई पैसेंजर फ्लाइट अगर यहां से निकल रही होगी, राइट, इस क्षेत्र से, राइट, क्या पता उसको कहीं पर कोई इशू आ रहा होगा पायलट वगैरह को ऊपर एयर स्पेस वगैरह में, या कुछ कोई भी इशू हो रहा हो, क्योंकि पायलट्स वगैरह जो होते हैं गाइस, उनको विंड के कारण भी कुछ इशू हो जाता है। जब हवा का कभी तेज चलती है ना, हवा का डायरेक्शन जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, या कुछ तूफान वाली स्थिति जब हो जाती है तब उनको काफी प्रॉब्लम जाती है, फिर उनको एक दूसरा रूट जो है वो लेकर गुजरना होता है। ये वाली चीज आपको पता होगी पायलट्स वगैरह के बारे में। तो क्या हुआ, जैसे कि मान लेते हैं कि एक बार यूएसए ने हरकत पट की, अपना एक प्लेन जो है वो यहां से गुजारा, और मतलब हरकत करने के लिए, जैसे होता है ना कई बार, जैसे कि चाइना जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हरकत करती है, चाइना जो है वो अपने सबमरीन को, शिप्स को ऑस्ट्रेलिया के पास ले जाकर गोल घुमा देती है। तो ऐसी हरकतें चलती रहती है कंट्रीज वगैरह के बीच में, कोई बड़ी बात नहीं, आम बात है ये सब, राइट। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसी बात कर रहे हैं अपन कि यूनाइटेड स्टेट जो है उसका एक प्लेन रशिया के पास गया और वापस आ गया, ठीक है, इस प्रकार। तो रशिया को टेंशन हो गई कि अरे यार ये मतलब बिना बताए कैसे आ गया ये, राइट। अब उसके बाद
एक पैसेंजर फ्लाइट है, अब यहां पर कुछ तूफान वगैरह चल रहा है, अब इस फ्लाइट को तो जाना था इधर से, ठीक है, इधर से होकर निकलना था, बट तूफान होने के कारण ये फ्लाइट जो है वो ऐसे गई और फिर ऐसे करके निकल रही है। अब क्या होगा, रशिया ने देखा कि यार ये तो दिक्कत हो रही है, ये तो फिर से एक और फ्लाइट आ रही है। रशिया अगर यहां से मिसाइल छोड़ देगी तो क्या होगा, पैसेंजर फ्लाइट ब्लास्ट हो जाएगी और उसमें लोगों की, इनोसेंट लोगों की मौत हो जाएगी, और उसके बाद फिर यूनाइटेड स्टेट्स जंग छेड़ देगा रशिया के खिलाफ। तो ये एक सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है, राइट। वही चीज देखी गई कोल्ड वॉर के समय पे। कोल्ड वॉर के समय पर देखी गई कि कोई भी अगर किसी कंट्री का अगर कोई प्लेन वगैरह ऊपर से उड़ता था तो दूसरी कंट्रीज को प्रॉब्लम हो रही थी कि अरे यार ये निगरानी करने के लिए आ गया, स्पाई करने के लिए आ गया, जासूसी करने के लिए आ गया, कहीं ये हमारी मिलिट्री के स्पॉट्स तो चेक करने नहीं आया है, राइट, पता लगाने तो नहीं आया कि मिलिट्री का बेस वगैरह कहां पर है, स्पॉट्स वगैरह कहां पर है, मूवमेंट वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा मिलिट्रीज के बीच में, पता करने तो नहीं आया कि कहीं बाद में जाकर अटैक कर दे। तो ऐसी टेंशन बिल्डअप हो रही थी कोल्ड वॉर के समय पर, राइट। तो यहां पर प्रपोजल रखा गया कि अगर ओपन स्काई ट्रीटी होगी तो ऐसी टेंशन जो है वो होगी नहीं, क्योंकि ओपन स्काई ट्रीटी में एक मतलब आपस में कंट्रीज अपनी सहमति से दूसरी कंट्री को अलाउ करते हैं कि आओ हमारे एयर स्पेस को उपयोग करो, निगरानी करनी है, स्पाई करना है, करो और चले जाओ, राइट। हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम जंग छेड़ना नहीं चाह रहे हैं, हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं यहां पर, इसलिए हम लोगों ने खुला बोल दिया कि आप आकर चेक कर सकते हो कि हमारी कंट्री में कहीं हम लोग प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, राइट, जंग वगैरह छेड़ने की, तो आप आओ, चेक करो और चले जाओ। ये चीज थी मेनली, राइट। इस पर अभी मैं आपको बता दूं, आगे थ्योरी पे भी यही चीज है कि इसका एम क्या है, ओपन स्काई ट्रीटी का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना कि एक्सीडेंटल वॉर के चांसेस रिड्यूस हो। अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, आपको लग रहा होगा अरे यार सर ये कैसा एग्जांपल दे रहा है, ऐसा तो शायद नहीं होगा, समझ में आया? एक्सीडेंटल वॉर कैसे होगा, एक प्लेन जाकर वापस चला गया, अब वो चौकन्ना हो गया रशिया, दूसरा प्लेन जब आएगा तो रशिया को लगेगा अरे यार ये तो फिर आ गया, कहीं कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मतलब कुछ भी सोच सकता है ना वो कि कहीं हमारे मिलिट्री बेस को तो चेक करने नहीं आ गया, तो वहां से मिसाइल दाग देगा, तो इनोसेंट लोग मर नहीं जाएंगे। तो एक्सीडेंटल वॉर को या फिर जंग, फिर अब ये यहां से अगर जैसे रशिया ने अगर कोई मिसाइल भी छोड़ दी, बाय चांस उस मिसाइल हिट नहीं करी उस प्लेन को, या फिर डराने के लिए कुछ उसने रशिया ने हरकत पट की, कुछ भी जैसे मान के चलो, जैसे मैं अभी अपन ने कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था ना वो लेजर वगैरह के बारे में, कि अगर इसने नीचे से लेजर ऊपर फेंक दी तो पायलट जो है वो हो जाएगा, मतलब उसको दिखना बंद हो जाएगा पायलट को, और फिर वो पलटा लेगा अपना प्लेन और फिर रिपोर्ट कर देगा कि रशिया ने हमारे साथ ये किया। तो यूएसए क्या करेगी, यूएसए चुप तो बैठेगी नहीं, रशिया के खिलाफ जंग छेड़ देगी कि हमारे पायलट को बेजबरन में क्यों परेशान किया, हमारी पैसेंजर फ्लाइट को बेजबरन में क्यों परेशान किया। तो इस तरह की एक्सीडेंटल वॉर होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसी संभावनाओं को रिड्यूस करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के पर्पस के लिए ओपन स्काईज ट्रीटी को लाया गया था। समझ रहे हो बातों को? तो ये सब आपको चीजें अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है एक टॉपिक से रिलेटेड, कि यार उस समय क्यों लाया गया था, तब उस समय की स्थिति को आप समझोगे तब आपको क्लियर होगा कि हाँ यार उस समय तो कोल्ड वॉर के समय पे स्थिति काफी बुरी थी, कि जो कंट्रीज नाटो की मेंबर थी, यूएसए को जो कंट्री सपोर्ट कर रही थी उनका एक ग्रुप बन गया था, जो कंट्री यूएसएसआर को, रशिया को सपोर्ट कर रही थी उनका एक ग्रुप बन गया था, और फिर इशू चल रहे थे इस प्रकार से। और इस ट्रीटी के फीचर्स हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, इस ट्रीटी के अंदर जो मेंबर स्टेट है वो स्पाई कर सकते हैं, वो जासूसी कर सकते हैं मेंबर स्टेट। इस ट्रीटी के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया है वो एक दूसरी कंट्रीज के ऊपर जासूसी कर सकते हैं, बट उन कंट्री की सहमति से, कंसेंट से, राइट। और कंट्री जो है वो एरियल इमेजिंग भी कर सकती है, यानी कि कंट्री, जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि आप आकर चेक कर लो कि हमारी कंट्री में हम जो है वो किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऊपर से चेक किया जा सकता है एक कंट्री के ऊपर से, कि कैसे चेक किया जा सकता है, अगर किसी कंट्री के अंदर मिलिट्री बेस जहां पर है वहां पर अगर एकदम से हलचल हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, कोई एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है, राइट, जैसे कि उन लोग जो है वो कुछ मिसाइल वगैरह की एक्सरसाइज कंडक्ट करना है, मतलब होता है ना कि एक वॉर में जाने से पहले, युद्ध करने से पहले एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, राइट, हमारे ट्रेन किया जाता है मिलिट्री वगैरह को। तो यहां पर क्या है, एरियल इमेजिंग के चलते चेक कर सकते हैं कि निगरानी रख सकते हैं कि सामने वाली कंट्री जो है वो किसी प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज में इन्वॉल्व तो नहीं हो रही, तैयारी तो नहीं कर रही वॉर वगैरह छेड़ने की। तो ये इसलिए ये पूरी खुली छूट इसलिए दे रखी है कि सभी कंट्री सुनिश्चित हो जाओ कि यार ऐसा कोई हम लोग लड़ाई करने के मूड में नहीं है, आपको अगर जब भी शक हो आकर चेक करके चले जाओ। तो एरियल इमेजिंग की भी बात कर रही है कि ऊपर से आके आप फोटो वगैरह खींच सकते हो, चेक कर सकते हो, राइट। बट ये करने के लिए आपको 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा, कि आपको 72 घंटे पहले बताना होगा कि हम लोग एरियल इमेजिंग पर्पस के लिए आ रहे हैं, यानी कि फोटो वगैरह लेने के लिए, पूरे कैप्चर करने के लिए इमेज वगैरह को, राइट। ये 72 घंटे पहले बताना होगा। और एग्जैक्ट फ्लाइट जो है अगर कहीं पर भी आ रही है, जैसे कि निगरानी करने के लिए कोई फ्लाइट जो है वो आ रही है उस कंट्री के ऊपर,
तो फ्लाइट के आने से 24 घंटे पहले बताना होगा कि फ्लाइट का रूट क्या है, राइट। तो ये चीज थी। अब यहीं पर ही एक तरह से लूप होल है कि अगर पहले ही बता दिया जाएगा तो फिर काहे की निगरानी, वो तो हट जाएंगे। अगर एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर रहे होंगे 72 घंटे पहले पता लग गया, तो जैसे ही एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे होंगे 72 घंटे पहले ही वो दे दिया जाएगा, मतलब नोटिस दे दिया जाएगा वहां की, अगर कोई एक्सरसाइज कंडक्ट हो भी रही होगी तो चलो सैनिक अपने अंदर चले जाओ, अपने अपने कैंप्स वगैरह में चले जाओ, राइट। 72 घंटे फिर वो फ्लाइट आई, चेक किया कि हाँ फ्लाइट वापस चलेगी, सब वापस आ जाओ, एक्सरसाइज कंडक्ट कर लो। तो ये वाली चीज तो लूप होल है हालांकि एक प्रकार की इस ट्रीटी के अंदर, बट फिर भी सिक्योरिटी रीजंस के कारण ये चीज बताना जरूरी होता है, जैसे कि कोई कंट्री जो है वो किसी भी इस प्रकार के जो फ्लाइट्स वगैरह जो आती हैं उसको कोई एनिमी फ्लाइट के तौर पर ना देख ले, तो इसलिए पहले ही बता दो कि हमारी फ्लाइट आ रही है, हम चेक करने के लिए आ रहे हैं। तो ये चीज थी यहाँ पर। इंफॉर्मेशन गैदर करने की बात हुई थी इस एग्रीमेंट के अंदर कि ट्रूप्स का मूवमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, वही चीज मैं भी आपको समझा रहा था, मिसाइल डिप्लॉयमेंट्स वगैरह, तो इसका पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सके एक दूसरी कंट्रीज के साथ, कि कोई भी कंट्री किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं कर रही युद्ध लड़ने की। और इस एग्रीमेंट में ये भी फीचर था कि इमेजिंग इक्विपमेंट्स होंगे, ऊपर से जो पूरी कैप्चर किया जाएगा, पूरी इमेज वगैरह, यानी कि जो ज्योग्राफिकल फीचर वगैरह एक कंट्री के ऊपर के जो कैप्चर किए जाएंगे, तो उन्हीं डिवाइस से, उन्हीं इक्विपमेंट से किए जाएंगे जिन इक्विपमेंट का जिक्र इस एग्रीमेंट के अंदर है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है, ठीक है। और इवन यहां पर यह भी कहा गया है कि एक दूसरी कंट्री के जो ऑफिशियल्स वगैरह भी जो हैं वो उस फ्लाइट में बोर्ड होकर, यानी कि उसमें बैठ कर भी आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, स्पाई कर सकते हैं, तो ऑफिशियल्स भी यहां पर रह सकते हैं। तो यह चीज भी यहां पर बताई गई है। तो रशिया जो है वो क्यों छोड़ रही है यूएसए के छोड़ने के बाद? तो मई 2020 में यूएसए ने अनाउंसमेंट दिया था कि वो इस ट्रीटी से विड्रॉ कर रही है, राइट। इसने रशिया के ऊपर आरोप लगाए थे कि रशिया इस ट्रीटी का उल्लंघन कर रही है काफी सालों से, राइट। और रशिया जो है गाइस, रशिया का कहना यह है कि ये ट्रीटी जो है वो अब हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि जो ट्रीटी जिस पर्पस के लिए लाई गई थी वो पर्पस ये फुलफिल कर नहीं पा रही है, शांति को बरकरार रखने वाला, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, रशिया को यह चिंता है कि यूएसए इस ट्रीटी से हट गया। अब देखो, यूरोप में यूएसए की फ्रेंडली कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। यूएसए की अलाइज यूरोप के अंदर है, ठीक है। अब यूरोप की कुछ कंट्रीज ओपन स्काई ट्रीटी का हिस्सा है, तो यूएसए क्या बोलेगा अपने दोस्त से कि यार जरा देख कर आना, तुम तो ओपन स्काई ट्रीटी का हिस्सा हो, जरा देख कर आओ, रशिया के ऊपर कुछ चल तो नहीं रहा है। तो यूएसए तो अपना काम जो है वो इनडायरेक्टली निकाल सकती है। अगर यूएसए को रशिया की जो है वो खबर लेनी है तो वो इस ट्रीटी का हिस्सा ना होकर भी उसकी खबर जो है वो निकलवा सकती है। तो यही चिंता थी रशिया को, और इसी के कारण से रशिया जो है वो इस एग्रीमेंट से हट गया है, राइट, हट गई है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली है, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स की अभी चिंता यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स रशिया के बीच में जो न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट को लेकर जो इशू चल रहा है, राइट, तो जो कि 5 फरवरी 2021 को वो एक्सपायर होगा, तो उसमें भी कहीं फिर हरकत ना हो जाए, उसमें भी कहीं ये दोनों कंट्री जो है वो हट ना जाए, इस एग्रीमेंट को साइन ना करें, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलता है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, राइट। तो इससे भी हटने की इनकी बात हुई थी, इस पर भी विवाद जो है वो काफी समय से चल रहा है। तो इसी को लेकर एक्सपर्ट्स अभी चिंतित हैं कि ओपन स्काई ट्रीटी से तो दोनों हट ही गए, अब इससे भी ना हट जाए। इससे हटेंगे तो दोनों कंट्रीज जो है वो अपनी न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं करेंगे और न्यूक्लियर वेपन्स को अपने कंट्रोल नहीं करेंगे, राइट। तो ये वाली चीज है। और बाकी न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। 18 और 19 अक्टूबर, ये एक ही दिन का लेक्चर, यानी कि एक ही लेक्चर है 18 और 19 अक्टूबर का। इस लेक्चर के 1 घंटा 9 मिनट 45 सेकंड पर मैंने न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है, तो इसको जरूर जाकर देख लेना। न्यू स्टार्ट ट्रीटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी चीज इसमें बताई हुई है। तो एक्सपर्ट्स को ये चिंता है कि अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी एंड ना हो जाए कंप्लीटली, राइट, कि ये फिर से रिन्यू ना करें दोनों मिलकर। और वैसे तो होने की काफी ज्यादा संभावना है कि ये रिन्यू नहीं करेंगे, ये एग्जिट ही करना है न्यू स्टार्ट ट्रीटी से भी। अब देखो अब आगे चल के क्या होता है, जब कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बस बेसिक फैक्ट्स आप लोग को ओपन स्काई ट्रीटी से रिलेटेड पता होना चाहिए, और बाकी न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी जरूर देख लीजिएगा एक बार जाकर। गाइस समझते हैं कि डिफिकल्ट 4 कंट्रीज कौन सी हैं, और जानेंगे कि इंडिया क्यों डिफिकल्ट 4 कंट्रीज का हिस्सा है। तो डिफिकल्ट 4 कंट्री में आती है रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया और इंडिया। ये डिफिकल्ट 4 कंट्रीज हैं। इनको डिफिकल्ट 4 जो है वो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि इन कंट्रीज के अंदर यहां पर जो सिटीजन्स हैं, यहां पर जो नागरिक हैं, उनके पास अपने अधिकारों के लिए लड़ने की क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकें। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और ये क्लासिफिकेशन किया है यूके की चैथम हाउस के द्वारा। यूके की पॉलिसी इंस्टीट्यूट यहां हमें देखने को मिलती है, सदियों पुरानी। इसको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। चैथम हाउस ने पब्लिश करी है एक रिपोर्ट, जिसमें उसने ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया है। किस चीज का ब्लूप्रिंट?
ब्रेक्जिट, ब्रेक्जिट के बारे में आप जानते हैं, ब्रिटेन एग्जिट या ब्रिटिश एग्जिट, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन जो है वो अलग हो गया, आपको पता ही है ऑलरेडी। तो ब्रिटेन एग्जिट के बाद, ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन की क्या फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी होगी, तो इसके बारे में इस ब्लूप्रिंट में मेंशन्ड है, राइट। तो ये बेसिकली प्रपोजल रखा है इस प्रकार के ब्लूप्रिंट का, और उसका टाइटल इन्होंने दिया है ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर, राइट। और गाइस इसी की रिपोर्ट में शामिल किया गया इंडिया को डिफिकल्ट 4 कंट्रीज के तौर पर। अब क्यों किया गया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इंडिया को क्यों शामिल किया, तो बताया गया कि इंडिया के जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसकी आलोचनाएं हो रही थी। इसने नोट किया इस रिपोर्ट ने कि इंडिया के अंदर जो रूलिंग बीजेपी है वो मुस्लिम्स के अधिकार हैं उनको वीक कर रही है, क्योंकि हमने क्या बात करी थी, डिफिकल्ट 4 कंट्रीज में कौन कंट्री शामिल होती हैं, ऐसी कंट्रीज जहां पर नागरिकों के पास कैपेसिटी नहीं होती, क्षमता नहीं होती कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। तो यहां पर मुस्लिम्स के राइट्स को वीक किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो ऐसी आलोचनाएं सामने आ रही थी। दूसरी, माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप जो है उनको वीक किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। मेजॉरिटेरियनिज्म इंडिया में देखने को मिल रहा है। इंडिया का जो विजन है नेहरू जी का, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक इंडिया, उसको रिप्लेस किया जा रहा है मेजॉरिटेरियनिज्म से, यानी कि इंडिया में मेजॉरिटी की बात सुनी जा रही है, मेजॉरिटी की डिमांड्स फुलफिल की जा रही है, माइनॉरिटीज को इग्नोर किया जा रहा है, माइनॉरिटीज के राइट्स को सेफगार्ड नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी आलोचनाएं आई हैं। अब आलोचनाएं क्यों आई हैं, तो उसके वाली वजह भी आपको पता होनी चाहिए कि आलोचना क्यों आई। तो आपको शायद पता होगा गाइस, इंडिया के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा हमें देखने को मिला था लॉकडाउन से पहले। आपको पता होगा कि प्रोटेस्ट कर रहे थे मुस्लिम्स वगैरह, अफवाह वगैरह भी फैली थी कि लोगों को लग रहा था कि इंडिया के अंदर से मुस्लिम्स की सिटीजनशिप छीनी जा रही है, मुस्लिम्स को भगाया जा रहा है। तो ऐसी अफवाह नहीं हुई थी, काफी ज्यादा हमें इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिली थी। लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को प्रॉपरली समझा नहीं और फिर विरोध करना जो है वो शुरू कर दिया था, राइट। बट वो विरोध करना शुरू इसीलिए भी किया था क्योंकि यहां पर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक चीज ध्यान में रखना कि लगातार इस प्रकार के विरोध इसलिए हो रहे हैं कि सरकार जब कोई भी कानून वगैरह लेकर आती है तो उस कानून को प्रॉपरली पब्लिक को समझाती नहीं है कि ये कानून जो है वो क्यों लाया गया, और उस कानून के ऊपर कोई प्रॉपर डिस्कशन वगैरह भी नहीं होता पार्लियामेंट के अंदर, जिसके चलते पब्लिक के बीच में जो है वो काफी कुछ ऐसे मिथ्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं जो डेवलप होने लगते हैं, अफवाहें वगैरह निकलने लगती हैं फिर, राइट। जैसे कि किसानों का मुद्दा ही ले लो ना, किसानों का जो ये 3 बिल्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिले थे, जो कानून बन गए, तो ये जो पास हुए थे, तो इस पर सरकार ने सामने आकर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। वैसे ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब हमें देखने को मिला था तो उसमें क्लियरली इन्होंने मेंशन किया था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन कंट्रीज में जो माइनॉरिटीज हैं यानी कि हिंदू, इन कंट्रीज में जो माइनॉरिटीज हैं वो अगर इंडिया आना चाहती हैं, शरण लेना चाहती हैं इंडिया में, तो उनको अलाउ किया जाएगा। और स्पेसिफिकली रिलीजन बेस्ड था ये पूरा, इसमें 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज की यहां पर बात कर दी गई थी जिसमें मुस्लिम्स वहां पर मेंशन नहीं था। तो इसी को लेकर फिर प्रोटेस्ट हो गया कि इंडिया के अंदर मुस्लिम्स के अगेंस्ट चीजें हैं। फिर उसके बाद फिर अयोध्या वाला मामला हम लोग को देखने को मिला, वो सामने आ गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी लगातार कंटिन्यूअसली, तो जिसके चलते एक छवि इंडिया की ऐसी बन गई कि इंडिया जो है वो इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट अब फेड होता जा रहा है, वैनिश होता जा रहा है, राइट। तो इसको लेकर देखिए आप मेंस में आ भी सकता है, एक ऐसे आ सकता है कि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर फेड हो रहा है, इस पर कमेंट करिए, राइट। तो ऐसी चीज देखने को मिल सकती है। बट आपका जो आंसर होना चाहिए गाइस वो न्यूट्रल होना चाहिए, ना आपका आंसर ऐसे जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं ना उसका मतलब ऐसे क्वेश्चन को आपका आंसर सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ना इग्नोर करना चाहिए, मिडिल में रहो, वेरियस एग्जांपल्स देते रहो और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स को भी जोड़ते रहो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, और हमारे पास तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है न्याय देने के लिए, और वेरियस जजमेंट्स वगैरह इस प्रकार के आप मेंशन कर सकते हो एग्जांपल्स में। तो अभी से ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, हालांकि इनके आने की संभावना काफी कम होती है, बट क्या होता है कभी कभी पर्सनालिटी टेस्ट में यानी कि आपके इंटरव्यू में आपसे पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के हॉट टॉपिक्स वगैरह, राइट। तो आप थोड़ी सी प्रिपरेशन उसकी भी करते हुए चलो। और इवन जैसे कोई मेंस का आंसर है, अगर आपकी ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर अच्छी पकड़ होगी और आपको पता होगा कि किस प्रकार से ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को आपको खेलना है, मतलब न्यूट्रली बात बतानी है डिप्लोमेटिक तरीके से, क्योंकि आगे चल के आप आईएएस आईपीएस होगे और आप भी तो डिप्लोमेटिक इंटरव्यूज वगैरह दोगे, डिप्लोमेटिक बातें करोगे आप भी, राइट। क्योंकि ऐसा होता है कि आप जो है अब देखो आपको तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर काम करना होगा रहकर, राइट। जो रूलिंग पार्टी है उसी के अंदर ही आप रहोगे। अब वो पार्टी जो है वो चेंज होती रहेंगी, तो आपको तो उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए चलना है, मिनिस्टर्स वगैरह के साथ। आप कौन सा मिनिस्टर किस पार्टी का, अगर आप एक पार्टी को फेवर करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि जब दूसरी पार्टी आ जाएगी पावर में तो फिर वो आपका ट्रांसफर ऐसी जगह करा देगी जहां पर हालत खराब है बिल्कुल मतलब
बुरी बुरी हालत है, मतलब ऐसी चीज हो जाएगी। तो होता है यार ऐसा बहुत बार। तो ये आपको, हालांकि मैं क्या बता रहा हूँ, आप जब ट्रेनिंग पे जाओगे तो आपको ऑलरेडी ट्रेन कर दिया जाएगा, बट मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो मेंस का आंसर होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दों को लेकर, और परफेक्टली न्यूट्रल होना चाहिए ना। आप ऐसे टॉपिक्स को फेवर करो, ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऐसे इश्यूज को ना उसके अगेंस्ट जाओ, न्यूट्रल पे रहो। बातें करो तो लीगल सेंस की, लीगल चीज आप लिख दो, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप मेंशन कर दो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स वगैरह, जजमेंट वगैरह के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर दो। अब जजमेंट वगैरह के बारे में मेंशन करने का मतलब नहीं है कि आप वो जो केस नंबर है और केस किसके बीच में है वो सब नहीं करना, कि अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बातें हुई, राइट। तो ऐसे चीज आप कर सकते हो, वेरियस 3 4 5 आप निकाल सकते हो, जो भी जजमेंट्स वगैरह हुए, अपन ने भी पढ़े हैं काफी बार, काफी सारी चीजें। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि इस एग्जाम की तैयारी में आपको अपने नोट्स इस प्रकार से बना के चलने, बना के रखने और आंसर बनाते हुए चलना बेसिकली। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म फेड हो रहा है, राइट। सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट फेड हो रहा है, या मेजोरिटेरियनिज्म, क्योंकि ये जिसका पीएसआई और ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो उनके लिए ये सब चीजें काफी ज्यादा काम की है, राइट। तो ये वाली चीजें भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। हालांकि ये एक ब्लूप्रिंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो दैट्स वाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्लीकट्टू के बारे में अपन बात करेंगे। ये पहले भी सिविल सर्विसेज में जल्लीकट्टू का टॉपिक न्यूज में आ चुका है। तो कहाँ का ये इवेंट है जल्लीकट्टू, ये स्पोर्ट्स हम लोग को एक प्रकार का देखने को मिलता है, वॉयलेंट स्पोर्ट। और देखिए ये सिर्फ स्पोर्ट ही नहीं है, ये तमिलनाडु के अंदर एक ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल के तौर पर भी मनाया जाता है जल्लीकट्टू। तो तमिलनाडु के अंदर ये मनाया जाता है, ये स्पोर्ट्स हम लोग को एक प्रकार का देखने को मिलता है, राइट। और अभी असेंबली इलेक्शन हम लोग को हाल ही में देखने को मिल रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। तो उसी समय पर, इसी इलेक्शन के टाइम पर एकदम से पॉलिटिशियन वगैरह जो है उन्होंने पोंगल फेस्टिवल, पोंगल त्योहार और जल्लीकट्टू के ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में आ रहा है, बट ये चीज अपने लिए काम की नहीं है। जल्लीकट्टू के बारे में समझना अपने लिए काम का है। तो बुल टेमिंग स्पोर्ट है, ये जो सांड है उसके ऊपर काबू पाने का ये एक स्पोर्ट है, राइट। सांड के ऊपर काबू पाया जाता है कंटेस्टेंट के द्वारा। तो अब अगर कंटेस्टेंट जो है, जो व्यक्ति जो है वो सांड को काबू कर लेते हैं, राइट, सांड को कंट्रोल में कर लेते हैं, तो फिर वो विजेता हो जाते हैं। और अगर सांड उनको उठा के पटक देता है, फेंक देता है, यानी कि ये सांड को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सांड के जो ओनर हैं उनको काफी ज्यादा जो है वो मतलब वो प्राइज जीत जाते हैं, एक प्रकार से प्राइज वगैरह मिलता है और उनको काफी ज्यादा सम्मानित किया जाता है। क्योंकि माना जाता है ना कि यार ये इन्होंने अपने बुल को जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेन किया, और अलग से बाकायदा ट्रेनिंग होती है। और ये जो ब्रीड होती है ना इस जल्लीकट्टू के अंदर, ये सांडों की, ये अलग ही डिफरेंट ब्रीड हम लोग को देखने को मिलती है, स्पेशली इस प्रकार के स्पोर्ट्स इवेंट के लिए ये ब्रीड जो है वो तैयार की जाती है, राइट। इवन बुल फाइट्स वगैरह भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बुल टेमिंग स्पोर्ट्स है, तो सांडों पर काबू पाने वाला एक पारंपरिक खेल के तौर पर यह हमें देखने को मिलता है। मदुराई, तिरुची रपल्ली, थेनी, पुदुकोट्टाई, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट, ये तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आपको ये सब चीजें, फैक्चुअल डेटा इतना याद नहीं रखना है, बट ये वाला डेटा थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जल्लीकट्टू बेल्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो ये पूरी डिस्ट्रिक्ट के नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि जल्लीकट्टू एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी थोड़ी सी डेप्थ में आपको पता होनी चाहिए। जल्लीकट्टू जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी के दूसरे सप्ताह में। तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल जिस समय हमें देखने को मिलता है पोंगल, उस समय ये सेलिब्रेट किया जाता है। 2000 साल पुराना ये पारंपरिक हम लोग को देखने को मिलता है स्पोर्ट्स, एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, जहां पर बुल के ओनर को सम्मानित किया जाता है, राइट। बुल के ओनर को, राइट, कि बुल के ओनर जो है वो उसको पाल रहे हैं, इस प्रकार के बुल को, सांड को, उसकी देखभाल कर रहे हैं, और वो काफी मतलब विजेता हो गया, जीत गया वो, और वो फाइट कर रहा है। तो ये सब चीजें देखते हुए उनको सम्मानित किया जाता है काफी ज्यादा। ये वायलेंट स्पोर्ट के तौर पर हमें नजर आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक कंटेस्टेंट है, उसने अगर बुल के ऊपर काबू पा लिया, सांड के ऊपर काबू पा लिया, तो कंटेस्टेंट जीत जाता है। और अगर सांड ने उसको उठा के फेंक दिया, सांड जीत गया, तो फिर बुल के ओनर को, सांड के ओनर को जो है वो प्राइज मिलता है, राइट, सम्मानित किया जाता है उसको। और गाइस, तमिल संस्कृति में, तमिल कल्चर में जल्लीकट्टू इतना ज्यादा महत्वपूर्ण, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, एक ट्रेडिशनल तरीका मानते हैं यहाँ के किसान, कि किसान का कहना यह है कि अगर बुल को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, तो जल्लीकट्टू के माध्यम से वो प्रिजर्व करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। क्योंकि इनका मानना यह है कि अगर बुल को संरक्षण नहीं दी गई, और बुल अगर खेती में, जो सांड वगैरह जो है वो अगर खेती में उपयोग में नहीं लिया गया, तो उसको मार दिया जाएगा। उसका सिर्फ इकलौता उपयोग जो बचता है वो होता है मीट खाने के लिए, उसको जो है वो मार दिया जाएगा।
तो ये चीज है, तो इसलिए बुल को बचाने का एक तरीका, जो प्योर ब्रीड हम लोग को देखने को मिलती है नेटिव बुल्स की, उनको प्रिजर्व, उनको कंजर्व करने का, उनको संरक्षण देने का ये एक तरीका है जल्लीकट्टू, तो ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए तमिल कल्चर में जल्लीकट्टू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा जल्लीकट्टू से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हम लोग को देखने को मिले थे, लीगल इश्यूज। तो पहली बार 2007 में इशू आया था, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और एनिमल राइट्स ग्रुप पीटा, इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन दर्ज करी थी जल्लीकट्टू के अगेंस्ट, और साथ ही साथ बुलक कार्ट रेसेस के अगेंस्ट। तो बुलक कार्ट की भी रेस हम लोग को देखने को मिलती है, तो इन दोनों जो इवेंट्स हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पर एक याचिका जो है वो दायर कर दी थी। अब याचिका जब गई थी तो उसके बाद जो है वो कहा गया कि जल्लीकट्टू को बैन किया जाएगा, जल्लीकट्टू को बंद किया जाएगा, क्योंकि जल्लीकट्टू फेस्टिवल के कारण जो एनिमल है, स्पीसीज जो है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, राइट। तो ये सब चीजें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हालांकि जैसे जैसे बचा लिया, यानी कि एक रास्ता निकाल लिया कि कैसे इसको बैन करने से रोका जाए, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। एक कानून इन्होंने पास कर दिया था 2009 में, और इस कानून को गवर्नर ने वहां के साइन भी कर दिया था। और 2011 में जब यूपीए की सरकार थी तब बुल्स को एक एनिमल की लिस्ट में शामिल किया गया, जहां पर बुल्स की ट्रेनिंग और एग्जीबिशन प्रोहिबिट कर दिया गया था, राइट। यानी कि ट्रेनिंग नहीं दे सकोगे आप बुल्स को किसी भी प्रकार की। अब जल्लीकट्टू फेस्टिवल के लिए तो ऑब्वियस ही बात है कि ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, तो ये चीज हो गई थी। तो इसके कारण से जल्लीकट्टू एक तरह से बैन ही माना जाने लगा। और 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बुल टेमिंग स्पोर्ट्स को बैन कर दिया था, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी 2014 में। और 2011 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, इस 2011 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए इसको बैन कर दिया था। 2014 में बैन हो गई थी। तो उस समय काफी ज्यादा ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिला था 2014 में। और आज की डेट में क्या ये बैन है या फिर क्या ये लीगल है? तो जनवरी 2017 की अगर अपन बात करें तो एक तमिलनाडु के अंदर बैन के अगेंस्ट काफी ह्यूज प्रोटेस्ट देखने को मिला। चेन्नई सिटी के अंदर 15 दिन का जल्लीकट्टू अपराइजिंग था, जल्लीकट्टू विद्रोह हम लोग को देखने को मिला था 15 दिन का चेन्नई सिटी में, कि जल्लीकट्टू को क्यों बैन कर दिया था, ऐसी चीज सामने आई थी। और उसी समय तमिलनाडु सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि जल्लीकट्टू को तमिलनाडु में अलाउ किया जाए, और बाद में जाके ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने भी उसको रेक्टिफाई कर दिया था इस ऑर्डिनेंस को, राइट। और 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो जल्लीकट्टू का जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दे दिया, और अभी भी ये मामला पेंडिंग है, यानी कि इस पर अभी प्रॉपर जजमेंट नहीं आया, प्रॉपर सुनवाई नहीं हुई है, प्रॉपर यानी कि फाइनल जजमेंट जो है वो सामने नहीं आया है कि ये बैन होगा या कंटिन्यू रहेगा। बट हाँ, अभी भी ये कंटिन्यू है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेंस ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऑर्डिनेंस के तहत ये कंटिन्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, जिसने सेंट्रल एक्ट को अमेंड कर दिया था। तो ये चीज है गाइस, जिसके बारे में आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब अपन पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, बात करेंगे सी विजिल 21 के बारे में। तो दूसरा एडिशन ये हम लोग को बाइनियल एक्सरसाइज का देखने को मिला है, मतलब हर 2 साल में होने वाली ये एक्सरसाइज है, इसका दूसरा एडिशन है। कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 21 हमें देखने को मिल रही है। 12 और 13 जनवरी को ये कंडक्ट की गई थी। ये एक्सरसाइज हमारी कंट्री का जो पूरा का पूरा कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर का, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वहां पर कंडक्ट हुआ है। यहाँ पर सभी की सभी 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इन्वॉल्व थी। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए कि हमारी कंट्री की जो स्टेट्स हैं जो समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, कौन सी है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी? नीचे कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर लिखकर बताइए। इंडियन नेवी के कोऑर्डिनेशन के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ये जो एक्सरसाइज है ये बिल्डअप करती है मेजर थिएटर लेवल एक्सरसाइज को, ट्रोपेक्स को, उसको बिल्डअप करने का ये काम करती है। थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, जो कि इंडियन नेवी हर 2 साल में कंडक्ट करती है। सी विजिल और ट्रोपेक्स जो है वो साथ में मिलकर पूरे के पूरे मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को कवर करते हैं, पीस से लेकर कॉन्फ्लिक्ट तक, यानी कि पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से हमारी जो कोस्टल एरियाज हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो काम किया जाता है वो सी विजिल और ट्रोपेक्स दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मतलब पूरा है ये, यानी कि दोनों ही जो है सी विजिल और ट्रोपेक्स ये साथ में मिलकर हमारी पूरी एंटायर कंट्री की जो कोस्टल जो सिक्योरिटी है उसको बरकरार रखने का काम करती है, शांति क्रिएट करने का काम करती है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो भी वो तैनात है, यानी कि हर प्रकार की चुनौतियों को प्रॉपर तरीके से ये कवर कर सकती है, सी विजिल और ट्रोपेक्स। तो इसका आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब गाइस बात करेंगे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। तो फंड के नाम से तो आप समझ गए हो, फंड के नाम से यानी कि पैसा रखा हुआ है, पैसा ये लगाया जाएगा किसी चीज में, किस चीज में? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो क्या रोड बनाने की बात की जा रही है? नहीं। क्या बात की जा रही है ब्रिज बनाने की? नहीं। ये है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कि जैसे कि अपन जब शॉप वगैरह में जाते हैं तो आजकल काफी सारी शॉप्स में ये वाली मशीन्स अवेलेबल रहती हैं,
जिसमें आप अपने कार्ड वगैरह को स्वैप करके पैसा अपना कटवा सकते हो, राइट। तो इसी की यहां पर बात हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हीं सब फैसिलिटीज को अवेलेबल कराने के लिए इस फंड का उपयोग करती है, राइट। तो आरबीआई ने अनाउंस किया है कि अब ये वाला जो फंड है पीआईडीएफ, ये टीयर 3 से लेकर टीयर 6 सिटीज में जो है वो अलाउ किया जा रहा है। इस फंड के थ्रू सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ऐसे पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इस प्रकार के पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी दी जाती है कि शॉपकीपर्स वगैरह जो है वो सब्सिडाइज रेट में ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो लेकर अपने शॉप वगैरह में लगा सकें, राइट, अपने ऑफिसेस वगैरह में रख सकें, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है और स्पेशली यहां पर फोकस किया गया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये वाली फैसिलिटीज अब चालू की जाए, लगाई जाए, क्योंकि जो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज है उसमें ऑलरेडी ये हो चुका है। काफी सारी जगहों पर हम लोग को देखने को मिलती है आजकल। तो जो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में जो लोग रह रहे हैं उनको पता हुआ है, जैसे कि कैपिटल जो सिटीज हम लोग को देखने को मिलती है स्टेट की, राइट, मेट्रो सिटीज वगैरह हो गई, तो यहाँ पर तो है ये सब फैसिलिटीज हम लोग को देखने को मिलती ही है ऑलमोस्ट सभी जगह पर, राइट। अब दूसरी सिटीज को भी टारगेट किया जा रहा है और एडवाइजरी काउंसिल जो है ये इसमें आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं बीपी कनुंगो। तो ये बेसिकली इसके हेड है इस एडवाइजरी काउंसिल के, जो कि प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगी इस स्कीम को। और फंड जो है वो 3 सालों के लिए है, 2021 से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी 2021 से 2 सालों के लिए और ये फंड एक्सटेंड किया जा रहा है। और टारगेट जो है इसका उसके टारगेट के इम्प्लीमेंटेशन को आरबीआई मॉनिटर करेगी कि प्रॉपर तरीके से ये अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कि जो पैसा लगाया जा रहा है उसके रिजल्ट्स जो है वो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसको पूरा मॉनिटर किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। इसमें आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ये आरबीआई की सहायता करेगी टारगेट्स के इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो ये बस बेसिक सा फैक्ट है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे एलईआई के बारे में, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एलईआई को इंट्रोड्यूस किया है लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए। जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू 50 करोड़ या उसके ऊपर की है तो उसके लिए ये एलईआई को आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो इंट्रोड्यूस कर रही है, राइट, अपने सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम्स में। एलईआई 20 डिजिट का एक नंबर है जिसका उपयोग किया जाता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पूरे दुनिया भर में जितने भी होते हैं तो उसमें किसने ट्रांजैक्शन किए, तो पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 20 डिजिट का नंबर उपयोग किया जाता है। इसमें क्वालिटी और एक्यूरेसी जो होती है फाइनेंशियल डेटा सिस्टम की वो इंप्रूव होती है और बेटर रिस्क मैनेजमेंट इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये लाया गया था एलईआई, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और आरबीआई जो है वो अपने सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम जैसे कि आरटीजीएस, एनईएफटी, आपने इंटरनेट बैंकिंग करी होगी तो उसमें आरटीजीएस और एनईएफटी आपने देखा होगा, ये ऑप्शन होते हैं आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी। तो आरटीजीएस, एनईएफटी के थ्रू जो भी पैसा ट्रांसफर होता है तो उसमें 50 करोड़ या उससे ऊपर की जो वैल्यू होगी तो उसको ट्रैक करने के लिए ये एलईआई हमें देखने को मिलता है। और एलईआई जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के द्वारा फेज्ड मैनर में लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए। जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना गाइस, जो बड़ी बड़ी कंपनीज 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इतनी जो कंपनीज होती है, इतना इनका जो टर्नओवर होता है, तो ऐसी कंपनी जो है उनको अगर लोन चाहिए होता है, बड़ी कंपनीज को बड़ा अमाउंट का लोन चाहिए होता है, तो उसके लिए उन कंपनी को एलईआई रजिस्टर करवाना अपना मैंडेटरी है कि उनको एलईआई अपना रजिस्टर कराना ही होगा। अगर वो एलईआई रजिस्टर नहीं कराएंगे तो उनको लोन्स वगैरह नहीं दिया जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ये चीज बिल्कुल क्लियर रहती है कि जितने भी बैंक्स वगैरह जो है, जैसे कि देखो नॉर्मल जो जनता होती है ना, जैसे कि हम लोग हैं, अपन को अगर बैंक से लोन चाहिए तो बैंक हमारा क्या देखता है, सिबिल स्कोर देखता है मेनली, राइट। बट बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको अगर लोन चाहिए होता है तो कहा जा रहा है कि अब उनको एलईआई लेना पड़ेगा, एलईआई में रजिस्टर करना पड़ेगा, उनके पास एक यूनिक नंबर होना चाहिए जिसके थ्रू बैंक उनको लोन देगी, कि बैंक एटलीस्ट पता कर सके ना ये बड़ी कंपनी के बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट। तो वो अपने बड़े ट्रांजैक्शन कहां पर कर रही है, किस प्रकार से कर रही है, तो उसको बेसिकली ट्रैक करने के पर्पस के लिए ये चीज की गई है। और जो भी कंपनी अगर एलईआई अपने पास रखती है, एलईआई में रजिस्टर्ड है, उसी कंपनी को बैंक लोन देती है, राइट, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको लोन देता है। और इंडिया के अंदर एलईआई जो है वो किससे लिया जाता है, ये रजिस्टर किससे करवाया जाता है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये कंपनी है जो कि एलईआई को रजिस्टर करती है, एलईआई इनसे लिया जाता है, राइट। इस कंपनी से जिस कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल गायब है, मिसिंग है। इसको लेकर जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हैं, आश्चर्यजनक है कि इतना बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल कहाँ गया आखिर।
ये सन के मास के मुकाबले इसका जो वेट है वो 10 बिलियन टाइम ज्यादा हम लोग को नजर आता है, राइट, जो कि आज की डेट में लापता है, मिसिंग है, बताया जा रहा है। साइंटिस्ट रिसर्चर इसको ढूंढ रहे हैं। नासा के चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और हबल टेलीस्कोप के थ्रू इसको ढूंढा जा रहा है, देखा जा रहा है इस ब्लैक होल को। अभी तक कोई भी एविडेंस हालांकि मिला नहीं है कि कहां चला गया ये। और ब्लैक होल जो है, जो कि एबल 2261 में हम लोग को देखने को मिलता है, गैलेक्सी का एबल 2261 में हम लोग को देखने को मिलता है ये ब्लैक होल, राइट। गैलेक्सी क्लस्टर जो हम लोग को नजर आता है, जो कि 2.7 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, और 2.7 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर ये हम लोग को जो देखने को मिल रहा है एबल गैलेक्सी, तो वहीं पर ये ब्लैक होल है। और हर बड़ी गैलेक्सी जो होती है गाइस यूनिवर्स में, तो उसके पास एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है उसके सेंटर में, राइट। और मिलियंस और बिलियंस टाइम जो होता है ये सन के मुकाबले काफी बड़ा हम लोग को नजर आता है, राइट। इसका जो मास होता है सन के मुकाबले काफी ज्यादा होता है, राइट। और ब्लैक होल जो होता है वो हमारी गैलेक्सी के सेंटर पे हम लोग को नजर आता है। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, उसके सेंटर में ये ब्लैक होल है, जिसको सैगिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में पता है ये ब्लैक होल का नाम नहीं है सैगिटेरियस ए, ये उस पर्टिकुलर एरिया का नाम है जहां पर ब्लैक होल हम लोग को देखने को मिलता है, सैगिटेरियस ए। काफी सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई जगह ऐसा लिखा भी हुआ है कि ब्लैक होल जो है वो है सैगिटेरियस ए, बट सैगिटेरियस ए इज नॉट अ ब्लैक होल। ये जहां पर ब्लैक होल है जिस लोकेशन पर, उस जगह को अपन सैगिटेरियस ए के तौर ए के मतलब उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो कि धरती से 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये बेसिक से फैक्ट है जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल गोल्डन डायगोनल रूट में स्पीड बढ़ा दी गई है। इंडियन रेलवेज ने स्पीड बढ़ा दी है, मतलब टोटल जो हम लोग को 1612 किलोमीटर का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल गोल्डन डायगोनल जो रूट देखने को मिलता है, उसमें से 1612 किलोमीटर में से 1280 किलोमीटर की जो उसकी दूरी है, उसमें अब ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी, राइट। और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ये पूरा का पूरा कवर किया जा रहा है साउथ सेंट्रल रेलवे, सिर्फ विजयवाड़ा और दोवाड़ा सेक्शन को छोड़कर। और यहाँ पर सिग्नलिंग जो है वो अपग्रेड की जा रही है, काम जो है वो प्रोग्रेस में है, स्पीड लिमिट्स बढ़ा दी गई है। और बताया जा रहा है कि ट्रैक्स वगैरह को मजबूत किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, क्योंकि स्पीड बढ़ानी है तो ट्रैक्स को मजबूत करना जरूरी, नहीं तो ट्रेन डीरेल हो जाएगी, राइट, पटरी से उतर जाएगी। और मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है इसकी हाई डेंसिटी नेटवर्क में सिकंदराबाद से काजीपेट, जो कि 132 किलोमीटर का जो पूरा डिस्टेंस है, उसमें ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो नेशनल हाईवे का ये नेटवर्क है, जो कि मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और कल्चरल सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये क्वाड्रिलेटरल बनाता है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये क्वाड्रिलेटरल हम लोग को देखने को मिलता है। पता है ना आप लोग को इसके बारे में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो है वो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताइए कि कौन सा है, तो ये तो रटा होना चाहिए बिल्कुल आपको अच्छे से। और लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है ये हमारी कंट्री का, याद रखिएगा। और 5वां लॉन्गेस्ट पूरे दुनिया भर में हम लोग को नजर आता है ये प्रोजेक्ट। और पहला फेज जो था ये नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, जिसमें 4 और 6 लेन एक्सप्रेस हाईवेज जो है वो बनाए गए थे, तैयार किए गए थे। 600 बिलियन रुपए इसमें खर्च हुए थे। इसकी प्लानिंग 1999 में हुई थी, 2001 में इसको लॉन्च कर दिया था, और 2012 में अपना ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। इसको आज की डेट में मैनेज किया जाता है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर हमें देखने को मिलती है। तो ये फैक्चुअल बेसिक डिटेल्स हैं जिसकी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब 5G के बारे में बात करेंगे गाइस, तो इस टॉपिक को पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं 5G के बारे में। यहां पर ये जानेंगे कि इंडिया किस प्रकार से 5G टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रही है, 5G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की। तो DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ने अभी टेलीकॉस यानी कि टेलीकॉम कंपनीज, जो एयरटेल होती है, जो वोडाफोन आइडिया जो है, VI जो हम लोग को देखने को मिलती है, जियो हो गई, तो ये टेलीकॉम कंपनीज है। और दूसरे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, टेलीकॉम कंपनीज और दूसरे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से DOT ने कुछ इनपुट्स मांगे हैं। बोला है कि बताइए कि किस प्रकार से अगले 10 सालों की प्लानिंग की जाए, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, उसको बेचा जाए, राइट, 5G बैंड्स इंक्लूडिंग। तो ये चीज यहां पर इन्होंने पूछा है, तो इसलिए ये 5G का टॉपिक न्यूज में देखने को मिला था। तो 5G क्या है? 5G नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल ब्रॉडबैंड है, जो कि रिप्लेस करेगा, आज की डेट में हम लोग उपयोग करते हैं ना 4G LTE को, तो 4G LTE को रिप्लेस करेगा ये 5G, राइट। और 5G जो है वो ऑफर करेगा फास्टर डाउनलोड स्पीड, क्योंकि 4G इतनी फास्ट है तो 5G तो ऑब्वियस ही बात है कि फास्ट होगी ही होगी। तो फास्ट डाउनलोड और अपलोड स्पीड जो है ये ऑफर करेगा 5G। मल्टी GBps पीक रेट्स इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। अल्ट्रा लो लेटेंसी होगी, बिना रुकावट की वीडियो वगैरह चलेगा,
मैसिव कैपेसिटीज की होगी और यूजर को एक यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस मिलेगा, ज्यादा यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस, यानी कि बार बार लैग नहीं होगा, बार बार ड्रॉप नहीं होगा इंटरनेट। तो ये चीज जो है वो फायदा मिलने वाला है आने वाले समय में, जब 5G टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर रोल आउट हो जाएगी, सामने देखने को मिलेगी। तो 5G टेक्नोलॉजी की रेस में इंडिया कहां पर हमें देखने को मिलती है? तो हमारी कंट्री के अंदर 3 कंपनीज हैं, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, भारती एयरटेल और VI यानी कि वोडाफोन आइडिया। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बोल रही हैं कि एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इनको क्लियर रोड मैप प्रोवाइड कराए, क्लियर मतलब बताए कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन किस हिसाब से होगा, 5G फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो के बारे में प्रॉपर जानकारी दे, जिससे कि ये कंपनीज प्लानिंग कर सके, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सेटअप कर सके, अपनी व्यवस्था कर सके, राइट, उसके अकॉर्डिंग अगर इनको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से एलोकेशन होगा। और इनके सामने, इन कंपनीज के सामने आज की डेट में काफी बड़ा जो इशू है, चैलेंज जो है वो ये है कि इनके पास पैसे की कमी है, इनके पास कैपिटल वगैरह नहीं है। इन 3 में से 2 के पास तो कैपिटल नहीं है, बट एक जो है, जैसे कि अगर हम बात करें रिलायंस जियो, तो रिलायंस जियो तो इवन प्लान भी कर रहा है और इसका कहना यह है कि इस साल के सेकेंड हाफ में, यानी कि जून जुलाई के बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि रिलायंस जियो लॉन्च करेगा इंडिया में बनाया हुआ 5G नेटवर्क। तो ये बड़ी घोषणा जो है वो रिलायंस जियो की तरफ से है, और रिलायंस जियो के पास तो अच्छा खासा पैसा है, बट जो दूसरी 2 कंपनीज है वो काफी ज्यादा अभी मतलब वो कर रही है, एफर्ट डाल रही है कि कैसे तो कैसे तैसे उनके पास जो है वो कैपिटल आ जाए, पैसे वगैरह वो फंड वगैरह जो है वो रेस कर सके। तो फंड की इनके पास काफी बड़ी दिक्कत है। और पूरे दुनिया भर में किस प्रकार से 5G पर काम चल रहा है? तो पूरे दुनिया भर की सरकारों से ज्यादा जो कंपनीज वगैरह जो हैं वो 5G टेक्नोलॉजी बिल्डअप करने का बहुत अच्छा काम कर रही है। इवन काफी सारी कंट्रीज के अंदर तो 5G टेक्नोलॉजी अवेलेबल की जा चुकी है। जैसे कि अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर AT&T और टी मोबाइल और वेरिजॉन करके जो कंपनीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने यूजर्स के लिए 5G टेक्नोलॉजी कमर्शियली रोल आउट कर दी है, लॉन्च कर दिया है। और इंडिया की जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 है, इसने हाईलाइट किया है 5G की इंपॉर्टेंस के बारे में। इसने बताया कि किस प्रकार से 5G मददकारी होगी आने वाले समय में, और जो आने वाले समय की जो रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज है जिसमें 5G इन्होंने इंक्लूड किया है। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, तो ये आने वाले समय की रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज के तौर पर नजर आती हैं। आज की डेट में स्टार्टअप कल्चर जो हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये डिजिटल एंगेजमेंट को एक्सेलरेट कर देगा और स्ट्रेंथन कर देगा, डीप कर देगा। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर बताई गई थी। इंडिया की नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी में भी 5G को जो है वो रखा गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये चीज है बेसिक जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब बात करेंगे इंडिया को किस प्रकार की एग्री फूड पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये थोड़ा सा ध्यान देना। एग्री फूड पॉलिसी की रिक्वायरमेंट का मतलब कि इंडिया किस प्रकार से एग्रीकल्चर में काम करे जिससे कि इन फ्यूचर इंडिया हंगर के इशू को फुलफिल कर सके, खत्म कर सके, सभी को खाना मिल सके, फूड की जो नीड है वो फुलफिल की जा सके। तो इसको लेकर अशोक गलाटी, ये इन्फोसिस के चेयर प्रोफेसर हम लोग को देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर के, ICRIER के, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन, तो इनके ये प्रोफेसर हैं। तो इनका मानना यह है कि हमें कुछ चीज़ों पे काम करना चाहिए। जैसे कि अगर हमें ज़्यादा फूड, फीड, फाइबर चाहिए, राइट, यानी कि अगर हमें भोजन, चारा और फाइबर की आवश्यकता, उसका प्रोडक्शन करना है लार्जर पॉपुलेशन के लिए, तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की फील्ड में, उसमें हमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। हमें अगर लेबोरेटरीज टू फार्म जो है उस पर काम करने की आवश्यकता है, और ये काम तभी होगा जब हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और लेबोरेटरीज टू फार्म की जो बात है गाइस, इसका मतलब ये है कि जो साइंटिस्ट, रिसर्चर जो है वो लैब्स में बैठकर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स करें और उसके बिहाफ में उस एक्सपेरिमेंट्स का उपयोग जो है वो किया जाए फार्म में। जैसे कि फार्म में वेरियस टेक्नोलॉजीज के बारे में किसानों को बताया जाए, राइट, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज के बारे में कि कैसे प्रोडक्शन किया जा सकता है, कितनी मात्रा में जो है वो, जैसे पानी, किसी क्रॉप को कितने पानी की रिक्वायरमेंट, तो एक्यूरेट क्वांटिटेटिव अप्रोच के थ्रू और क्वालिटेटिव अप्रोच के थ्रू जो है ये पॉसिबल हो पाएगा। बट ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब एग्रीकल्चर को साइंटिफिकली जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिससे कि बेटर ईल्ड, बेटर प्रोडक्टिविटी जो है वो हम लोग हासिल कर सकें, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और इरिगेशन फैसिलिटीज में भी सेम वही चीज जो है वो लागू करने की आवश्यकता है, पानी से रिलेटेड, जिससे कि पानी बचेगा। पानी भी अपने आप में एक समस्या, काफी सारी जगह में पानी की समस्या बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। और माना जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, राइट, तो वो एटलीस्ट अपना जीडीपी का 1% जो है वो 1%, यानी कि एग्री जीडीपी का, जो जीडीपी का जो एग्रीकल्चर में जो खर्चा करती है उसका 1%
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी खर्चा करें, एग्री R&D पर खर्चा करें, और इंडिया इसका आधा करती है, इंडिया को एक करने की आवश्यकता है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और सिर्फ एनवायरमेंट, सॉइल, वाटर, एयर, बायोडाइवर्सिटी को ही प्रोटेक्ट नहीं करना है, बल्कि हमें हायर प्रोडक्शन अचीव करना है, राइट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के साथ हायर प्रोडक्शन, क्योंकि मेन फोकस तो हायर प्रोडक्शन के ऊपर ही है, राइट। और बताया जा रहा है कि ये सब चीजें तब पॉसिबल होगी जब हम लोग थोड़ी सी पॉलिसीज में अपने चेंजेस लाएंगे, जैसे कि हमें हाईली सब्सिडाइज इनपुट प्राइस पॉलिसी, जैसे कि इनपुट प्राइस पॉलिसी यानी कि पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, तो इन सब चीजों की सब्सिडी हम लोग जो प्रोवाइड कराते हैं। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो होता है पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं MSP को, राइट। पैडी, वीट, शुगर केन के लिए जो हमें देखने को मिलती है, राइट। तो इसको हमें स्विच करना है और मोर इनकम सपोर्ट पॉलिसीज पे लेकर आना है, जैसे कि ज्यादा हम लोग बचत करें पानी की, सॉइल और एयर क्वालिटी की, मिट्टी और एयर क्वालिटी को बेटर बनाने की, इंप्रूवमेंट पर फोकस करें उस पर, राइट। तो हायर प्रोडक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है कि अगर मिट्टी की क्वालिटी पे हम फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली यील्ड जो है, प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगा। पानी को अप्रोप्रिएट तरीके से क्रॉप्स के लिए अगर यूटिलाइज करेंगे, मतलब साइंटिस्ट रिसर्चर की मदद से साइंटिफिक तरीके से अगर एग्रीकल्चर होगा, राइट, खेती किसानी जो होगी वो अगर साइंटिफिक तरीके से होगी कि कितने पर्याप्त पानी की रिक्वायरमेंट, वो सब चीजें देखते हुए, तो इसमें पानी की भी बचत होगी और हायर यील्ड, हायर प्रोडक्शन होगा। तो ये सब चीजें इन्होंने बताया कि इस प्रकार से हम लोग इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी पे काम कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा फूड जो होना चाहिए, फूड का मूवमेंट वो सीमलेस होना चाहिए, खेत से लेकर फोर्क तक आसानी से फूड आ जाना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार रास्ते वगैरह में भी रुकावट हम लोग को काफी सारी देखने को मिलती है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, किसान के खेत से सामान जो है वो निकलता है ट्रक में और फिर आते आते सामान सड़ जाता है, तो प्रॉपर कोल्ड चेन स्टोरेज की भी जरूरत है, राइट, प्रॉपर वेयर हाउस की जरूरत है। तो कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि एक अच्छा इकोसिस्टम हमें बनाना है। तो उससे क्या होगा, उससे वेस्टेज जो है, फूड लॉसेस वगैरह जो है वो उसको हम लोग बचा पाएंगे, क्योंकि कई बार खाना जो है वो सड़ जाता है रास्ते में, तो उसके कारण से काफी वेस्टेज हम लोग को देखने को मिलता है। मार्केटिंग कॉस्ट को जो है वो कम करना है, राइट। इसमें बताया जा रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं, लोग जो है, उनको सेफ और फ्रेश फूड मिले, तो इस पर काम करना है। सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अफोर्डेबल प्राइस में, सस्ते प्राइस में कंज्यूमर को मिले, इस पर काम करना है। और हमारे यहाँ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें देखने को मिलता है फूड का, PDS, राइट, और तो वो बेसिकली राइस और व्हीट के ऊपर ही रिलाय करता है, चावल और गेहूं के ऊपर ही रिलाय करता है। उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि 90% से ज्यादा सब्सिडी होती है, जो कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही है, राइट। तो ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार से हम लोग को चीजों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अगर हमें बेटर मतलब ग्रोथ चाहिए एग्री फूड पॉलिसी में। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये बस बेसिक पॉइंट्स जो मेंस पर्सपेक्टिव से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट, मेंस में लिखने के पर्पस के लिए, राइट। अब इस न्यूज की बात करें तो BSNL और MTNL का EBI TDA पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव बताया गया। तो थोड़ी सी अपन EBI TDA के बारे में बात करेंगे। तो BSNL और MTNL आई डोंट थिंक कि बताने की मुझे आवश्यकता, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका पहले 6 महीने का EBI TDA पॉजिटिव आया है। EBI TDA का फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग्स बिफोर, कमाई किससे पहले हो रही है? इंटरेस्ट देने से पहले हो रही है। जैसे एक कंपनी ने जो है वो लोन वगैरह लिया होगा, तो लोन देने से पहले, इंटरेस्ट देने से पहले उसकी क्या अर्निंग है, उसकी क्या कमाई है, तो उसको ये बताता है। टैक्सेस से पहले क्या कमाई है, डेप्रिसिएशन से पहले क्या कमाई है, एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन यानी कि जैसे कि एक लोन लिया है, ठीक है, एक लोन 50 लाख रुपए का है, 5 लाख रुपए भर दिए तो कितना लोन बचा? 45 लाख। तो इस चीज को कि ये कैसे, कितनी, किस तरीके से कम हो रहा है, तो इसको एमोर्टाइजेशन जो है वो कहा जाता है। तो EBI TDA जो है वो प्रॉफिट्स को मेजर करने के लिए हम लोग को देखने को मिलती, बताई जाती है, क्योंकि किसी के पास एक अर्निंग हो गई, कमाई हो गई, तभी तो उस कमाई को वो खर्चेंगे, राइट। तो प्रॉफिट्स को मेजर करता है EBI TDA। ये एक मैट्रिक है जिसका उपयोग किया जाता है कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए मैट्रिक का उपयोग किया जाता है। कॉमनली इसका उपयोग किया जाता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जो होती है उसको कंपेयर करने के लिए, फर्म्स को इवैल्यूएट करने के लिए, अलग अलग टैक्स रेट्स के साथ, डेप्रिसिएशन पॉलिसीज के साथ। और हालांकि EBI TDA सुटेबल नहीं माना जाता है कंपनी को एनालाइज करने के लिए, उसके स्पेशली कैश फ्लो को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि ये कंपनी को इस प्रकार से दिखाता है कि ये कंपनी इंटरेस्ट पे कर सकती है बावजूद उसके कि उसके पास कुछ है नहीं, क्योंकि कैश फ्लो को नहीं दिखा रहा है, ये कंपनी के एसेट्स को भी जो है वो मेजर कर रहा है कि कंपनी के पास जो है वो कितने एसेट्स हैं। अब देखो कोई भी एक एसेट वगैरह जो होता है वो हार्ड कैश में कन्वर्ट तो होता नहीं है इतनी जल्दी, जैसे एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग जो है वो हार्ड कैश में कन्वर्ट कहाँ हो पाएगी एकदम से,
राइट? बिल्डिंग बेच के तो थोड़ा ना इंटरेस्ट वगैरह चुकाया जा सकेगा। तो कई बार इसके जो फिगर्स वगैरह जो आते हैं वो काफी ज्यादा मतलब सही नहीं होते हैं, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो सिंपल सी देखो, एग्जामिनेशन में आएगा ईबीआई टीडीए क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करने के लिए एक मेट्रिक ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? एक कंपनी के प्रॉफिट को मेजर करने के लिए मेट्रिक होता है ये। तो सिंपल सी चीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो ये था गाइज अपना आज का लास्ट टॉपिक, और होमवर्क है आज आपके लिए G7 आपको पढ़ना है। G7 वाले टॉपिक को मैंने 4 अक्टूबर को आपको पढ़ाया हुआ है। G7 का टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को इनवाइट किया है कि ये 3 कंट्री जो है वो G7 समिट में आकर अटेंड करें। G7 समिट को जून में होगी, है गेस्ट कंट्रीज के तौर पर ये हमें देखने को मिलेगी। और ब्रिटेन सरकार ने चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है कि चाइना जो है वो यूनाइटेड नेशन राइट्स के इंस्पेक्टर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको अलाउ करे कि वो विजिट कर सकें इंस्पेक्टर्स जिंगजियान प्रोविंस में। आप जानते हैं जिंगजियान प्रोविंस के बारे में मैंने आपको पढ़ा है कि चाइना की जिंगजियान प्रोविंस में हमें उइगुर्स मुस्लिम देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं? उइगुर मुस्लिम, जिसके ऊपर चाइना अत्याचार कर रही है। अब देखो, उइगुर मुस्लिम का टॉपिक हर महीने न्यूज में है, और इस टॉपिक को मेरे ख्याल से 15 दिन भी नहीं हुए मैंने आपको कवर करा है, राइट, डिटेल में भी। और कई बार अपन उइगुर मुस्लिम के टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो कहा जा रहा है, ब्रिटेन ने ये कहा है कि चाइना को कहा है कि चाइना अलाउ करे यूनाइटेड नेशन राइट्स इंस्पेक्टर्स को कि वो जाकर वहां पर चेक कर सकें कि वहां पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, राइट? वहां पर जाकर विजिट करके जांच कर सकें प्रॉपर्ली। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की न्यूज में देखने को मिलती है। बट आपको उइगुर मुस्लिम्स के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, ये आपका होमवर्क है। आप इसको पढ़िए, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है उससे रिलेटेड नोट्स बनाइए। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड आपको फैक्ट्स लिखना है, ठीक है? तो ये 3 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, इनसे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, राइट? और इसके अलावा पीडीएफ पेड पैकेज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है, रिवीजन के लिए आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में है। और ये ऑफर भी एक है जिसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और पीडीएफ पेड पैकेज कैसे ज्वाइन करना है तो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसको फॉलो करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? और कोई भी समस्या आती है पीडीएफ पेड पैकेज को ज्वाइन करने में या करंट अफेयर से रिलेटेड आपको मुझसे कुछ पूछना है तो फेसबुक पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नंबर है, नीचे दिया हुआ है 9713282838। इस नंबर पर आप मुझे याद रहे कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो टेलीग्राम का अपना एक चैनल भी है, डिस्कशन ग्रुप भी है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।